Hello everyone, welcome back to my channel Chemophilic Lorica. Hope you all are doing well and safe at your place. And students, मैंने finally graduation की series start कर दी है, so just go check it out and update your knowledge. Moreover, class +1 और +2 की series के लिए मैंने एक recap video बनाने का सोचा है after the chapter, so that आपका पूरा जो वो चैप्टर है इजिली एक बार रिवाइज हो जाएगा. आगे आने वाले इसी करिकुलम की जो पूरी सीरीज है +1 +2 की, उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने ऑलरेडी सोची हुई हैं. आप जैसे जैसे वीडियोस देखते जाएंगे आपको डेफिनेटली पता लगता जाएगा एंड आई होप आपको वो सब मेरे आइडियाज पसंद आएंगे. एंड मोर ओवर, अगर आपकी कोई अपनी सजेशन है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी तरफ से जब सपोर्ट मिलता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं, सजेशन आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. वो हमें और प्रेरित करता है कि हम और अच्छी वीडियोस बनाएं. सजेशन और एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर दिस कोरोना लॉकडाउन टाइम, कि ये टाइम बहुत गोल्डन पीरियड है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कोर्स एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी तरह की अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं. बिकॉज इस टाइम में आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं. आपकी प्रिपरेशन उसके बाद फर्दर एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी. सो कीप अपडेटिंग योर नॉलेज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, keep unrolling the mystery of chemistry with myself Lorica at my channel Chemophilic Lorica. Thank you. Let's move to the lecture. हेलो स्टूडेंट्स, इन कॉन्टिन्यूएशन विद द लास्ट लेक्चर डिफेक्ट्स हम आगे पढ़ते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़े थे. अब उसका थर्ड टाइप है, ये पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स थे, फाइन. उसका थर्ड टाइप था इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, तो आज वो पढ़ेंगे हम. इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? अब नाम से ही पता चल रहा है, इम्प्योरिटी मतलब कोई आपका फॉरेन पार्टिकल इंक्लूड हो. ठीक है, अब यहां हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टल में, तो क्या होगा? लैटिस साइड पे कोई फॉरेन एटम प्रेजेंट हो इंस्टेड ऑफ होस्ट एटम, मतलब जो वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए थे उसके बजाय कोई आपका फॉरेन एटम प्रेजेंट हो उन लैटिस साइड्स पे, या फिर जो इंटरस्टिशियल साइड्स होती हैं, वॉइड्स होते हैं वेकेंट, वहां पे कहीं प्रेजेंट हो. तो नेचुरली आपका दूसरे टाइप का एटम अगर, यानी कि फॉरेन एटम आ जाएगा आपके नॉर्मल क्रिस्टल में, तो वो एक तरह का कैसा डिफेक्ट कहलाएगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ये भी आगे दो टाइप्स के हैं. अगर वो लैटिस साइड पे प्रेजेंट है फॉरेन एटम, तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा. सब्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि जो एटम वहां प्रेजेंट होना था उसको सब्स्टिट्यूट करके वो आया है, इसलिए सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस. और अगर वेकेंट इंटरस्टिशियल साइड पे होगा तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस. पहले वाला जो आपका बनता है वो कैसे बनेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है इम्प्योरिटी का. अगर सपोज करो एक लैटिस साइड पे जो आपका एटम प्रेजेंट था, जो पहले था होस्ट एटम, यानी वो छोटा था या जिस साइज का था, जिससे आप उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो उस साइज का नहीं होगा, तो नेचुरली आपका ऑर्डर अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा. फाइन. तो इसलिए ये वाला जो आपका सॉलिड सॉल्यूशन बनते हैं वो डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है इम्प्योरिटी का, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे हैं. ठीक है. और जो दूसरा है आपका, वो आपका साइज पे डिपेंड करेगा इम्प्योरिटी के. यहाँ पे आपका जो एटम सब्स्टिट्यूट कर रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऐसा तो नहीं है कि सपोज पहले होस्ट एटम जो था उसमें चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स जितने थे, बाद वाले में उतने थे कि नहीं थे, उस पर डिपेंड करेगा. फाइन. और सेकंड वाले केस में साइज पे डिपेंड करेगा इम्प्योरिटी के, क्योंकि ये आपको किस में आना है? वॉइड में. अगर ज्यादा बड़ा साइज होगा तो वॉइड में नेचुरली नहीं आ पाएगा. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि हम स्टील एग्जांपल अब सबने देखा हुआ है, हमारे घरों में होता है. वो एक्चुअली क्या है? कार्बाइड ऑफ आयरन, मतलब कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं आपके मेन लैटिस साइट में. कहां पे? इंटरस्टिशियल साइट में. स्टील आपको पता है मेनली आयरन का होता है, तो आयरन में आपके कुछ आयरन एटम्स को हम, जो आयरन एटम्स का ओवरऑल लैटिस है उसकी इंटरस्टिशियल साइट्स में कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कार्बाइड ऑफ आयरन. उसके बाद एक टर्म आती है डोपिंग. नॉर्मली डोपिंग का मतलब क्या है? कि आप कोई चीज इम्प्योरिटी ले रहे हो. ठीक है, सपोज करो नॉर्मल डोपिंग वर्ड का. यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, सो दैट उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं. अब डोपिंग करने से क्या होता है? बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल है चाहे मैग्नेटिक, किसी भी तरह की, आप उसको चेंज कर सकते हो अपने डिजायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग. वो प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए डोपिंग करवाई जाती है. ठीक है, यानी कि इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है नॉर्मल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में. अब ये भी आपका इस तरह का इम्प्योरिटी डिफेक्ट है. ये आयनिक सॉलिड्स में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है और वैसे भी कोवेलेंट सॉलिड्स में भी. आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा? सपोज जैसे आपका NaCl का क्रिस्टल है, उस NaCl के क्रिस्टल में आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर देते हो एज एन इम्प्योरिटी. अब आपको पता लग रहा है Sr+2 है और सोडियम का Na+, यानी इस पे 1
पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 2 सोडियम कैटायंस को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह एक स्ट्रॉन्शियम आपका कैटायन सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। फाइन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई और एक लैटिस साइड जो होगी, जो एक्स्ट्रा रह जाएगी खाली क्योंकि हमने 2 सोडियम कैटायंस हटाए हैं, वो आपकी वेकेंट रह जाएगी। एक में तो आपका स्ट्रॉन्शियम आ गया, एक में एक आपकी साइड वेकेंट हो गई। इन्हीं वैकेंसीज के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यानी आपका यहाँ पे क्या हुआ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी आ गया, रिप्लेस कराया हमने सोडियम कैटायन को, उसकी जगह हमने स्ट्रॉन्शियम कैटायन लेके आए। आयनिक सॉलिड है। दूसरी चीज क्या है, वो जो वैकेंसीज आई उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फाइन, फिर नेक्स्ट है कि आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट इंट्रोड्यूस करना है कोवेलेंट सॉलिड्स में। अभी हमने किया था आयनिक सॉलिड्स में, अब हम करेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स में। कोवेलेंट सॉलिड में सपोज करो जैसे कि आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला ग्रुप अगर आप कंसीडर करोगे, यानी कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स, वहां पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फाइन, इम्प्योरिटीज आप इसमें 2 तरह से ऐड कर सकते हो। या तो क्या करोगे, इम्प्योरिटीज जो ऐड होंगी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। फाइन, अब ये ग्रुप 14 था तो एक केस आपने लिया जहां पे हम इम्प्योरिटी कौन सी ले रहे हैं, यानी कि जो एलिमेंट हम ऐड करेंगे वो कौन सा होगा, ग्रुप 15 एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी साइड हम क्या कर रहे हैं, लेस देन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। यहाँ 4 थे तो यानी हम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, वो किस में आएंगे, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। एग्जाम्पल बोरोन, एल्यूमिनियम, इस तरह के केसेस। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, क्योंकि इसमें नॉर्मल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 4, उससे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, एक ज्यादा है, और इसके केस में कम है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिट इम्प्योरिटीज। 2 तरह से हमने इम्प्योरिटीज ऐड करी। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है। फिर आगे जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज हैं वहां तो क्लियर पता लग रहा है कि 4 आपके पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे तो 4 तो आपके बॉन्ड्स बना देंगे। ठीक है, जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा है, दैट इज फ्री, राइट, तो वो आपका डीलोकलाइज रहेगा। वही आपका डीलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा उस ओवरऑल नॉर्मल क्रिस्टल की। फाइन, इस टाइप के हम क्रिस्टल्स को क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी जो इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसी ने कंडक्टिविटी इंक्रीज की, इसीलिए उसका नाम पड़ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण इंक्रीज हो रही है। दूसरा केस आपका क्या था, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम थे, एक इलेक्ट्रॉन कम था, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिट इम्प्योरिटी थी। इसके केस में अब आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन जहां कम होगा वहां होल क्रिएट हो जाएगा, जहां पे आपका 4th इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था एक्चुअली, जो मिसिंग है। तो वो होल आपका कैसे भरा जा सकता है, उसका जो नेबरिंग एटम है अगर वो उस होल को ऑक्यूपाई करना चाहे तो अगर अपनी प्लेस वो छोड़ेगा तो वहां पे एक होल दोबारा क्रिएट हो जाएगा। यानी एक होल को फिल किया हमने तो दूसरा दोबारा होल फिल किया, तो एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन होल्स मूव करने लगेंगे। कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन होल्स will move in a direction opposite to that of flow of electrons, क्योंकि जहां से आपका एटम अपनी जगह मुड़ेगा, जो आपका होल था उसमें ऑक्यूपाई करेगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो अपनी जो उसकी पोजीशन थी वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन होल्स मूव कर रहा है ऐसा कह सकते हैं। फाइन, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तब क्या होगा, ये होल्स मूव करेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ। क्यों, क्योंकि होल्स का मतलब क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज, तो यानी पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हो, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो इस तरह के क्रिस्टल्स को हम क्या कह देंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज को लेके, और इस वाले आपके सेमीकंडक्टर में होता क्या है, होल्स के कारण आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो हमने 2 तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स देखा, इंट्रोड्यूस किया, आयनिक सॉलिड्स में और कोवेलेंट सॉलिड्स में। लेट्स मूव फर्दर। अभी हमने जो 2 डिफेक्ट्स पढ़े, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को केस को लेके एन टाइप सेमीकंडक्टर जो बनाया और पी टाइप, उसको हम डायग्राम से देखते हैं। सपोज आपका एक परफेक्ट सिलिकॉन क्रिस्टल था, आप यहाँ देख सकते हो हर सिलिकॉन के आसपास, सपोज करो एक सिलिकॉन आप चेक करो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैंने हर सिलिकॉन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है उसका आसपास, ये आपके हर जगह बॉन्ड्स बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसलिए हर सिलिकॉन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट सिलिकॉन क्रिस्टल। अब अगर इसमें डोपिंग करानी है विद ग्रुप 15 एलिमेंट आर्सेनिक, तो हमने यहाँ पे एक आर्सेनिक सपोज करो रिप्लेस कर दिया, सिलिकॉन को हटा के आर्सेनिक कर दिया। अब जहां आर्सेनिक होगा नेचुरली वहां एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, ये मैंने यहाँ शो किया हुआ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक। फाइन, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एंड इट इज ड्यू टू अ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ हो रहा है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये आपकी डोपिंग कैसी हुई? सिलिकॉन क्रिस्टल की डोपिंग हुई विद ग्रुप 15 एलिमेंट टू प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सिमिलरली हम क्या देखेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स के केस में? यहाँ पे हमने क्या किया, सेम मैंने सिलिकॉन क्रिस्टल कंटिन्यू करके जो नेक्स्ट स्टेप था उसका डोपिंग कराने वाला, उसको कंसिडर किया है कि आपका मैंने यहाँ पे रिप्लेस किससे किया? एल्यूमिनियम से। तो एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, ये होल दिखाया हुआ है मैंने। ये होल अगर साथ वाला इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्यूपाई करना चाहेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहां आना चाहेगा, तो यहां होल क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो यानी एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे हैं, होल्स आपके इस साइड मूव कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपका राइट साइड जाएगा होल को ऑक्यूपाई करने के लिए, तो यहाँ पे एक न्यू होल क्रिएट हो गया। तो ऐसे ऐसे होल आपके इस डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं, जिसको कि मैंने यहाँ दिखाया है कि नेगेटिव प्लेट की तरफ होल्स मूव कर रहे हैं। सो ये आपकी कैसी डोपिंग हुई? ग्रुप 13 एलिमेंट्स के थ्रू, यानी एल्यूमिनियम फॉर एग्जांपल, और हमने क्या क्रिएट किया? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसमें ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स कंडक्टिविटी हो रही है। ये हो गए आपके स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, देन इम्प्यूटेड इफेक्ट, तीनों टाइप किसके? पॉइंट डिफेक्ट के। उसके बाद अगला हमने इसके साथ में पहले एक डिफेक्ट और किया था, लाइन डिफेक्ट्स, है ना। वो लाइन डिफेक्ट क्या था? लाइन डिफेक्ट्स को हम डिसलोकेशंस का नाम भी देते हैं। इसके आगे दो टाइप्स हैं, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन। फाइन। तो एज नाम से ही पता लग रहा है कि आपकी किसी एटॉमिक प्लेन की अगर एज में कोई आपकी डिसलोकेशन हो रही है किसी भी तरह की विद इन द क्रिस्टल, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे? एज डिसलोकेशन। ये आपकी फिगर से क्लियर हो जाएगा। फिगर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा क्रिस्टल था आपका, ये वाली जो आपकी एज आ रही है, मतलब ये एक तरह से मैंने क्यूब का अपर व्यू दिखाया हुआ है। ये जो आपकी लाइन आ रही है, यानी ये एज ही थी क्यूब की, ये यहीं पे टर्मिनेट हो गई, आगे तक नहीं आई। तो क्या होगा? इसके साथ वाली जो एजेस हैं वो इस तरह से अपनी जगह से मूव कर जाएंगी, या कह सकते हो डिसलोकेट हो जाएंगी। तो इस तरह के हम डिफेक्ट को क्या कह देंगे? एक तो लाइन डिफेक्ट में आएगा क्योंकि ये लाइन के रिगार्डिंग बात हो रही थी, एज के रिगार्डिंग बात हो रही थी, ठीक है। और दूसरा डिसलोकेट हो रहा है तो एज डिसलोकेशन। दूसरा टाइप क्या था? स्क्रू डिसलोकेशन। ये आप एक्चुअली इसकी फिगर ज्यादा क्लियरली दिख नहीं पा रही है। ये पूरा एक मैंने काफी छोटे छोटे क्यूब्स का जोड़ के काफी बड़ा सा क्यूबॉइड आप कह सकते हो बनाया हुआ है। यहाँ आप बीच में देख रहे होंगे, यहाँ पे गैप जैसा है दिख रहा है, ठीक है, कि यानी आपका ये जो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स थे वो एक्चुअल में यहां से रोटेट होने लगे और हेलिकल रैंप बनाए, मतलब कि ये जो इसका प्लेन आपको नजर आ रहा है यहां से डिसलोकेशन होने लग जाए। उसके केस में आपका खाली एज तक बात थी, यहाँ पे आपका पूरा प्लेन ही एक हेलिकल रैंप में चेंज हो जाएगा। यानी यहां से आपका ब्रेक हो रहा है, देखो ये साइड में, और ये आगे मूव होता हुआ मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये हेलिक्स के फॉर्म में अगर मूव करता जाए, डिसलोकेट होता जाए, एक हेलिकल रैंप बना दे। ये रैंप ही हुआ ना, स्लाइडिंग सा, क्योंकि ये पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स थे, नॉर्मल एक्सिस के होने चाहिए थे, बट ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से रैंप जैसा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? स्क्रू डिसलोकेशन। फाइन। लाइन डिफेक्ट्स यूजुअली कम पढ़े जाते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स ही हम ज्यादा पढ़ते हैं, और इन्हीं का ज्यादा आगे यूज भी है। तो उसके बाद इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल कंसिडर कर लेते हैं एक। इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ mole% SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड, What is the concentration of cation vacancies? कैटायन की कितनी वैकेंसीज जनरेट होंगी? अब इसका मतलब क्या है? देखिए पहले क्वेश्चन समझिए कि NaCl को हमने डोप किया किससे? स्ट्रोंशियम क्लोराइड से। हमें पता है कि हम 2 Na पॉजिटिव कैटायन हटाते हैं और एक स्ट्रोंशियम +2 को वहां पे डोपिंग करते हैं, उसकी प्लेस करते हैं। तो यानी एक कैटायन वैकेंसी जनरेट होती है एक स्ट्रोंशियम से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? 10⁻³ mole%, मतलब कि 100 मोल्स ऑफ NaCl में, परसेंटेज का मतलब 100 हुआ ना, तो 100 मोल्स NaCl के अगर हमने लिए तो वो किससे डोप होंगे? 10⁻³ मोल से। तो उसके रिगार्डिंग सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट लाइन का मतलब ही देखते हैं, ये मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। 100 मोल्स ऑफ NaCl आर डोप्ड विद 10⁻³ मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ठीक है। तो 1 मोल कितने से होगा? मतलब कि 1 मोल NaCl में डोपिंग कितने से होगी? क्या करोगे आप? 10⁻³ डिवाइड बाय 100, कितना आ गया ये? 10⁻⁵ मोल। फाइन। अब हमें पता है कि ईच स्ट्रोंशियम कैटायन, लिखना पड़ेगा इसको, ईच स्ट्रोंशियम आयन प्रोड्यूसेस 1 वैकेंसी। इतने मोल्स कितने वैकेंसी जनरेट करेगी? वैकेंसी का मतलब क्या है कि नंबर की बात हो रही है ना। तो नेचुरली आपका कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? नो डाउट 10⁻⁵ मोल आएगी, बट नंबर में चाहिए तो हमें एवोगाड्रो नंबर इंक्लूड करना पड़ेगा। 10⁻⁵ मोल ऑफ स्ट्रोंशियम आयन विल इंट्रोड्यूस, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे? 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या आंसर आ गया? 6.02
इंटू 10⁻18 पर मोल। ओके, पर मोल की बात हो रही थी। यहाँ पे भी आप देखो मोल है, यहाँ पे भी आपका पर मोल होता है, तो वो नेचुरली यूनिट आपकी पर मोल आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं डोपिंग के रिगार्डिंग, ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ज्यादा नहीं आते, बट हाँ यू शुड नो इट हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो ये आपका हो गया डिफेक्ट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। फाइन, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज का रोल प्ले होगा। ठीक है, तो सॉलिड्स आपके क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। अलग अलग रेंज हैं, जैसे आपको नॉर्मली भी आप पढ़ते आए हो, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे वही आएगा। तो कंडक्टर्स क्या है? वो सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी रेंज 10⁻4 से लेके 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक एग्जिस्ट करती है। अब ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कैसे आया? ये आपकी यूनिट है किसकी? कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी किसका उल्टा है? रेजिस्टिविटी का। एंड रेजिस्टिविटी के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान हो, हम एक पढ़ते थे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रो आपका रेजिस्टिविटी है, तो यहां से आप इसकी यूनिट निकाल लोगे। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस की ओम, ये लेंथ का आपका मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये यहां से आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी आ जाएगी? ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी उसका रेसिप्रोकल है, तो नेचुरली यूनिट क्या आ जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स आपके वो सॉलिड्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10⁻4 से लेके 10⁻7 तक लाई करेगी। एक्चुअली वैसे हमें पता ही है कि मेटल्स आपके बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन फर्दर इसमें आगे 2 टाइप्स हैं। राइट, कौन सी 2 टाइप्स हैं? एक तो मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। मेटालिक को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कह देते हैं। मेटालिक कंडक्टर्स जिनका एग्जांपल है मेटल्स, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स नाम से पता लग रहा है जिनका एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट, लाइक NaCl, KCl। फाइन, यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स नाम इसीलिए दिया गया है बिकॉज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस हो रही है। इसके केस में ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। फ्लो ऑफ आयंस कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, वो आपके जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे क्या देंगे? आयंस। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी फ्लो होती है इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ये आपका यहाँ पे मेटल में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है ना? ये तो आपको पता ही लग रहा है मेटालिक कंडक्टर्स में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। राइट, दूसरी चीज क्या है कि इसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना? कि आपके पर एटम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही कंडक्टिविटी शो करेंगे, और ये सॉलिड और मोल्टन स्टेट दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसके केस में क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स या तो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए या एक्वस सॉल्यूशन उसका होना चाहिए, अदरवाइज आयंस नहीं बनेंगे। आयंस नहीं बनेंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट ओनली टू सम एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई अगर डिफेक्ट प्रेजेंट होगा, थोड़ा बहुत इम्परफेक्शंस रहती ही हैं, उसकी वजह से थोड़ी बहुत कंडक्टेंस होती है। अदरवाइज मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में ही खाली इसमें कंडक्टेंस ये शो करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। फाइन, तो कंडक्टर्स पढ़े हमने, कंडक्टर्स के आगे 2 टाइप्स पढ़े। लेट्स मूव फर्दर। उसके बाद नेक्स्ट है इंसुलेटर। ये वो सॉलिड्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज काफी कम है, 10⁻20 से लेके 10⁻10। कंडक्टर्स में क्या थी? 10⁻4 से 10⁻7। यहाँ -20 -10 रेंज पता लग गई। एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, प्लास्टिक्स, वुड, रबर, जो इंसुलेटर्स की तरह यूज होते हैं। राइट, उसके बाद है सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। उसकी रेंज कहां से कहां लाई करेगी? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में 10⁻6 से लेके 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसकी रेंज है। फाइन, 3 टाइप्स पढ़े। सेमीकंडक्टर्स हम आगे थोड़ा भी डिटेल में पढ़ेंगे, पता लग जाएगा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या होता है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत आपने डोपिंग में पढ़ाई, जैसे हमने डोप किया वो आपके सेमीकंडक्टर्स ही बन रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स की कंडक्टेंस हो कैसे रही है। अब आपको पता है कि किसी मेटल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, वो अगर ओवरलैप कर जाए तो आप पढ़ चुके हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। राइट, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो यही कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो जिनकी एनर्जी क्लोज है, सिमिलर साइज वाले आपके ऑर्बिटल्स हैं, वो ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उस सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम क्या कह देंगे? बैंड। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं मैंने 2s ऑर्बिटल्स लिए हुए हैं लिथियम एटम्स के। अब n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स लिए हैं तो नेचुरली उनके n नंबर ऑफ 2s ऑर्बिटल्स होंगे। उस 2s में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शो किया। ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि n नंबर है। ठीक है, ये सब ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के हैं, तभी सेम लेवल पे मैंने शो किए हैं।
ये कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो यहाँ ये आपका जो शो किया हुआ है मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो कि आपका सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर हम कंसीडर कर लें तो उसको हम क्या कह देते हैं, बैंड। इसमें लोअर हाफ आप देख सकते हो फिल्ड है और अपर हाफ एम्प्टी है, ठीक है। लोअर हाफ आपके फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, अपर हाफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, और इसी की वजह से ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये अपर हाफ मैंने खाली दिखाया हुआ है, लोअर हाफ आपका थोड़ा फिल्ड है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करके यहाँ जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, जिनकी वजह से कंडक्टिविटी वो शो करेंगे, कंडक्टेंस पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। ये तो था लिथियम का केस। आगे हम देखते हैं बेरिलियम का केस। अब अगर लिथियम की तरह ही देखा जाए बेरिलियम का केस भी, तो उसमें 2s ऑर्बिटल्स हमारे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, कोई एम्प्टी बैंड नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की होनी ही नहीं चाहिए, है ना, नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड ये है। बट एक्चुअल में बेरिलियम इज अ बेटर कंडक्टर देन लिथियम। क्यों? उसका कारण क्या है कि जैसे 2s ऑर्बिटल्स हैं वैसे ही 2p ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो 2s ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करेंगे, आगे बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और 2p भी। उसके केस में होगा क्या, एम्प्टी बैंड आपका जनरेट हो जाएगा। फिगर में देखते हैं, ये देखिए फिगर में मैंने दिखाया हुआ है, ये आपका ऊपर वाला एम्प्टी बैंड है, ये वाला, ठीक है, और ये नीचे वाला आपका, ये एक्चुअली जो बीच वाला डार्क वाला है ये तो ओवरलैपिंग वाला है, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक, ये जो मैंने एरो दिखाया हुआ है यहां से यहां तक आपका फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स थे, और ये यहां से लेके यहां तक का एम्प्टी बैंड था आपका, ठीक है। तो आप इसको ये कह सकते हो, ये आपका नीचे वाले वैलेंस बैंड थे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, और जो ऊपर वाला खाली था 2p वाला वो आपका कंडक्शन बैंड है। तो यानी जो लोअर एनर्जी वैलेंस ऑर्बिटल्स से बैंड बन रहा है 2s वाले से, वो वैलेंस बैंड है, और जो ऊपर वाले से बन रहा है यानी 2p से, जो कि खाली है, हायर एनर्जी वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, उनसे जो बैंड बनेगा दैट इज कंडक्शन बैंड, ठीक है। जब करंट अप्लाई किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, और ये जो ओवरलैप कर रहा है यह बैंड ओवरलैप है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये तो था आपका बेरिलियम का केस। वैसे होना क्या चाहिए था कि आपके कंडक्शन नहीं होनी चाहिए थी, बट क्या रीजन रहा, 2s, जिस तरह से 2s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वैसे ही 2p वाले भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं, जिसकी वजह से एम्प्टी बैंड एक जनरेट हो जाता है। नेचुरली एम्प्टी बैंड जनरेट हो जाएगा तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं जब भी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब कि इसी बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाए। यहां मैंने आपको फिगर में देखिए शो किया हुआ है, हाफ मैंने आपका, ये एक्चुअली है क्या, आपका बैंड है पूरा, राइट। हाफ मैंने ऑरेंज से कलर किया है, हाफ मैंने ब्लू से। तो लोअर वाला जो आपका क्या था, वो वैलेंस बैंड था, ये पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड है, ठीक है। या अभी आप ये कह दीजिए कि वैलेंस बैंड है, ब्लू वाला आपका एम्प्टी बैंड है, ये एम्प्टी कंडक्शन बैंड है, ठीक है। लिथियम के केस में नीचे वाला जो आपका बैंड होगा वैलेंस बैंड, क्या कैसा होगा, पार्शियली फिल्ड। लेकिन बेरिलियम के केस में क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, राइट। दोनों के केस में एम्प्टी बैंड तो है, यहाँ पे ये एम्प्टी बैंड आपका था वैलेंस बैंड ही, और बेरिलियम के केस में क्या था, 2p वाला, तो वो एम्प्टी कंडक्शन बैंड था। यहाँ पे आप देखिए ओवरलैपिंग मैंने शो की हुई है। तो कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो कर सकता है जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, दोनों केसेस में, यहां से यहां भी जा सकता है, और ये जो ओवरलैप हो रहा है इसके केस में भी। तो यानी कंडक्टर्स के केस में दो हमने केसेस देख लिए, एक लिथियम वाला, एक बेरिलियम वाला, ठीक है। ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से आपका और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एम्प्टी बैंड में फ्लो कर सकता है, जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल है। उसके बाद केस आता है इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का। इंसुलेटर में भी इसी तरह फील्ड वैलेंस बैंड है, ठीक है, जो मैंने ऑरेंज से शो किया है, और ऐसे ही एम्प्टी कंडक्शन बैंड है। बैंड तो है बट दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। कंडक्टर में आपने देखा था कि ओवरलैप कर रहा था, राइट। तो इजिली आपके इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ओवरलैप कर गया तो इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्लो कर रहे थे, तो कंडक्शन आपकी इजिली हो जाएगी। इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप ज्यादा है, सेमीकंडक्टर के केस में ये एनर्जी गैप कम है। जब एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन इजिली जंप कर सकता है फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से वो कुछ हद तक कंडक्टिविटी शो करते हैं सेमीकंडक्टर्स। लेकिन इसके केस में गैप बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं जाएगा तो कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। या फिर अगर ये एक्सट्रीमली लो जो मैंने लिखा हुआ है वो क्यों शो करेगा, अगर कोई आपके डिफेक्ट्स प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट आता है कि टेम्परेचर का क्या रोल होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। ये बहुत पूछा जाता है कि टेम्परेचर का क्या रोल होगा। इसके केस में कई बार कॉन्सेप्चुअल ऐसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट
इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाई? तो उसका कारण क्या है? मेटल्स के केस में डिक्रीज इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी हीटिंग करोगे आप, ठीक है, टेम्परेचर राइज करेगा, तो जो पॉजिटिव आयंस हैं, कर्नल्स हैं मेटल के लैटिस में जो प्रेजेंट होते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। वो जैसे ही वाइब्रेट करेंगे हिंड्रेंस कॉज करेंगे इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्लो नहीं कर पाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्लो नहीं करेंगे तो नेचुरली कंडक्टिविटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा केस आपका जो सेमीकंडक्टर्स का है, उसमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे आपके सेमीकंडक्टर्स के केस में उस तरह से कर्नल्स नहीं होते हैं, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके इजिली जंप कर पाएंगे वैलेंस से कंडक्शन बैंड में, जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करोगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही है, तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब आगे दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स आते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। अब क्या है ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक? जो आपने प्योर सब्सटेंस देखा, ठीक है, ग्रुप 14 वाले सिलिकॉन, जर्मेनियम जो सब्सटेंसेस थे, जो कंडक्टिविटी शो तो करते हैं थोड़ी बहुत ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बाहर से हमने कोई डोपिंग नहीं की, इसलिए ये अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर्स की तरह एट 0 केल्विन, बट अबव 0 केल्विन थोड़ी बहुत कंडक्टेंस ये शो करते हैं, बट एक्चुअली इनकी जो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी ये शो कर रहे हैं उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। इसी वजह से क्या किया जाता है, इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए डोपिंग कराई जाती है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्यूरिटीज, जिसकी वजह से जो नए टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, कैसे कहलाते हैं वो? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। या तो वो एन टाइप वाले थे या फिर वो पी टाइप वाले थे। क्लियर? तो इंट्रिंसिक आपका हो गया अनडोप्ड, और एक्सट्रिंसिक जो डोप्ड हैं। अब इनकी एप्लीकेशंस क्या है? डे टू डे लाइफ में इनकी कई एप्लीकेशंस हैं। जो डायोड आप पढ़ते हो, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, ठीक है, ये सब सेमीकंडक्टर्स का ही रोल है यहाँ पे। ये कॉम्बिनेशंस हैं अलग अलग जिनसे ये बने हैं। डायोड जैसे आपका कॉम्बिनेशन है एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर का, जिसको कि आप रेक्टिफायर की तरह यूज करते हो, ठीक है। ऐसे ही आपका ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर आपका एक तरह से, ट्रांजिस्टर्स आपके सैंडविच सेमीकंडक्टर्स हैं। क्यों? सपोज पीएनपी या एनपीएन, इस तरह से, इस अरेंजमेंट में ये बने होते हैं। तो ये क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं या एम्पलीफाई करते हैं रेडियो ऑडियो सिग्नल्स को। सोलर सेल है, वो भी एक तरह का फोटो डायोड है, वहां पे आपकी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सारी एक तरह से इसकी एप्लीकेशंस है सेमीकंडक्टर्स की, और भी बहुत हैं, क्योंकि हमें पता है जितनी हम चिप्स पढ़ते हैं, सारी चीजें, उनमें सेमीकंडक्टर का रोल बहुत ज्यादा है हमारी डे टू डे लाइफ में आजकल। उसके बाद एक चीज आता है, एक टॉपिक आपका आता है, इंटरेस्टिंग है ये, कि कंडक्टिविटी आपकी वेरी करती है, और वेरिएशन वो बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स। अगर आप अलग अलग ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स इसके देखो ट्रांजिशन मेटल के, वहां पे कंडक्टिविटी सब जगह बहुत वेरी कर रही है। टीआईओ यानी टाइटेनियम का ऑक्साइड मेटेलिक है, एमएनओ, एफईओ, कॉपर, इनको देखोगे तो ये इंसुलेटर है, ठीक है, एक ही रो के हैं ये सारे, बट ये मेटेलिक आ गया, ये इंसुलेटर। वेनेडियम आपका मेटेलिक है या इंसुलेटर है, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो ये वेरिएशन ही हुई एक तरह से। ऐसे ही आपका सपोज करो आप देखो, अगर CrO2, ReO3, ये सब मेटालिक हैं, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स की कंडक्टिविटी की केसेस में। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात आ रही है तो नेचुरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी की जाती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ, या सम कह सकते हो किसका, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन जो इलेक्ट्रॉन होता है, उन दोनों से जो मूवमेंट्स, मैग्नेटिक मूवमेंट्स आप टोटल जो आपका निकल के आता है, उन दोनों का सम है। अब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? ऑर्बिटल का मतलब कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसके आसपास घूम रहा है ना, तो ये ऑर्बिट में जो घूम रहा है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। और जो अपने ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा है दैट विल गिव राइज टू स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। ये मैंने यहाँ डायरेक्शन शो की हुई है स्पिन की। इसकी यूनिट क्या होती है? बोहर मैग्नेटॉन, इसमें एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, तो नेचुरली इसकी दोनों ही मूवमेंट्स, चाहे वो स्पिनिंग मोशन है चाहे वो ऑर्बिटल मोशन है, दोनों ही आपकी कुछ हद तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल मैग्नेट की तरह कंसीडर किया जाता है, जिसका कि अपना एक रिजल्टेंट परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो कि किसका सम है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का। अब ये पता है हमें कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है एरो के साथ, कि इलेक्ट्रॉन आपका एरो के साथ रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन काउंट करते हैं। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंसेस कैसे बिहेव करेंगे, उसके बेसिस पे कई टाइप्स के आप कैटेगराइज कर सकते हो सब्सटेंसेस को।
सबसे पहला है डायमैग्नेटिक। ये पहले भी हो सकता है आपने पढ़ा हो, डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पढ़ी हो। वो सब्सटेंसेस जो वीकली रिपेल्ड होते हैं बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे आपके सब्सटेंसेस होंगे? जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फुली फिल्ड है, तो नेचुरली मैग्नेटिज्म जनरेट नहीं होगा, इसीलिए वीकली रिपेल्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट इस केस में क्या होगा कि जो एक डायरेक्शन का था वो दूसरी डायरेक्शन को कैंसिल आउट कर देगा, इसीलिए ओवरऑल आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है, नहीं आता कोई। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, या सब्सटेंसेस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल PiO2, वाटर, बेंजीन। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है आपका पैरामैग्नेटिक, इसका अपोजिट, कि वो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर वाला क्या था? वीकली रिपेल्ड, ये अट्रैक्टेड। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। They lose their magnetism in the absence of magnetic field. एग्जाम्पल है इसका कॉपर 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ये आप चेक कर सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो नेचुरली पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करेगा। तीसरा केस आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक क्या कैटेगरी है? वो सब्सटेंसेस जो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करेंगे। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो, एक बार अगर वो मैग्नेटाइज हो गए तो उसके बाद भी वो मैग्नेटिज्म शो करेंगे। सो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक में अगर हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो उनका मैग्नेटिज्म चला जाता था, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या है कि सॉलिड स्टेट में एक्चुअली जब आप कंसीडर करो, मेटल आयंस इन सब्सटेंसेस के क्या करते हैं? वो ग्रुप कर जाते हैं और उनमें एक छोटे छोटे रीजन्स बन जाते हैं। उन छोटे छोटे रीजन्स को हम क्या कहते हैं? डोमेन्स। ये भी आपको फिगर से क्लियर हो जाएगा ज्यादा। सॉलिड स्टेट में जो मेटल आयंस हैं उन सब्सटेंसेस के वो जो ग्रुप करके छोटे रीजन्स बनाते हैं, एरियाज बनाते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? डोमेन्स। इसको फिगर में देखते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं मैंने डोमेन्स बनाए हुए हैं, सब में ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एरो शो किया हुआ है। तो अब ये जो अकेला एक डोमेन है ये भी छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसका अपना एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मूवमेंट है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब तक आपके मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई गई है, नहीं अप्लाई की गई है, तो ये डोमेन्स रैंडमली अरेंज होते हैं, ठीक है, और ऐसे अरेंज होते हैं कि सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। बट जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, ये आपके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका सब्सटेंस हाई मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल CrO2 आपने लिया, जैसे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये कहाँ यूज होता है? मैग्नेटिक टेप्स बनाने में, जो कि हम ऑडियो रिकॉर्डिंग में यूज करते हैं। ये फिगर मैं आपको तब समझाऊंगी। तीनों यहां से आप देख सकते हैं, दो टर्म्स और हैं, एंटी फेरो और फेरी, ठीक है। अभी एंटी फेरो फेरी क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा फिगर में। एंटी फेरो आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जहां पे हमें लगता तो है कि पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म वो शो करेगा एक्चुअल में, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स के बेसिस पे, बट होता क्या है कि उसका नेट जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। यानी लगता तो ऐसा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, बट एक्चुअल में देयर इज नेट जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट इन केस ऑफ एंटी फेरो, इसलिए नाम है इसका एंटी फेरो। अब एग्जांपल क्या है इसका? MnO, मैग्नीज का ऑक्साइड। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स होंगे, जितने आपका एक डायरेक्शन में होंगे उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए आपका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ गया? जीरो। ये तो हो गया एंटी फेरो। फिर आता है फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक क्या है? वो सब्सटेंसेस हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं हम कि मैग्नेटिज्म की वैल्यू तो आएगी, नो डाउट ज्यादा आएगी, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स के बेसिस पे, बट एक्चुअल में सारे डोमेन्स के मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कैलकुलेट करके मैग्नेटिक जो मूवमेंट की इसकी वैल्यू थी वो ज्यादा आनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में क्या होती है? कम आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डोमेन्स आपके अरेंज हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ आपके दूसरी डायरेक्शन में, कुछ उनमें से कैंसिल आउट कर देते हैं, कुछ आपके अलाइनमेंट में चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका क्या होता है? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। इसका एग्जांपल क्या है? मैग्नेटाइट। ये और है, आपको पता है आयरन का मैग्नेटाइट। इसी तरह से फेराइट्स, ये आपके फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं, ठीक है। फिगर में देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, फेरोमैग्नेटिक में सारे एक ही साइड अरेंज हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो नेचुरली हाई मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। एंटी फेरो में 3 अगर ऊपर है तो 3 ही नीचे हैं, तो नेचुरली ये कैंसिल आउट कर देगा, इसीलिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आ जाएगा। फेरी मैग्नेटिक में 1 2 3 4 अपसाइड एंड 2 डाउनवर्ड्स, तो इसका मतलब लगता तो ये था कि मैग्नेटिक मूवमेंट काफी आना चाहिए था, बट नेचुरली जहां 4 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो 2 कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कम आएगा। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, देन फेरोमैग्नेटिक, देन एंटी फेरो एंड फेरीमैग्नेटिक, ये 5 टाइप्स आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। अलग अलग तरह के आपके सब्सटेंसेस हैं
जिनको कि मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है। ओके, कि जितने भी तरह के हमने सब्सटेंसेस पढ़े उसमें जैसे फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये जो सॉलिड्स हैं ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। क्यों? जितना ज्यादा टेम्परेचर आप प्रोवाइड करा दोगे, जो डोमेन्स हैं वो प्रॉपर जो उनकी अलाइनमेंट थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, रैंडम हो जाते हैं वो ज्यादा हीट करने पे। तो नेचुरली अलाइनमेंट चेंज हुई, मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हुआ, तो आपका पैरामैग्नेटिक यानी जो आपकी उसकी मेन प्रॉपर्टी वो शो कर रहा था फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, वो भी चेंज हो जाएगा। तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, और फेरीमैग्नेटिक आपके पैरामैग्नेटिक बनते हैं कब? 850 केल्विन पे। ठीक है, ये जस्ट फॉर नॉलेज है, दैट्स इट, बाकी ऐसा कुछ नहीं। क्यूरी टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अपना एक क्यूरी टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर वो कोई फेरोमैग्नेटिज्म नहीं शो करेगा, मतलब characteristic temperature of each ferromagnetic substance above which there is no ferromagnetism observed by that substance. This was all for this chapter, complete solid state. Next lecture में मैं एक इसका recap लूंगी so that आपको पूरा chapter properly revise हो जाए। उसके आगे कुछ इसके advanced topics या आप ये कह सकते हो कुछ competitive topics भी हैं जो पूछे जाते हैं, उसका मैं आपको lecture दूंगी। So solid state के regarding ही। So that was all for this lecture. Thank you. How was the lecture today? Hope you have hit the like button. Share your views in the comment section below. Also share my videos to your family, friends, everyone to help others also. और मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें. Press the bell icon to get all the notifications immediately so that you don't miss any important content, right? So keep watching my channel. Thank you.